नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट। फिजिक्स का टॉपिक है, इलेक्ट्रिक करंट पहला चैप्टर है। फिजिक्स के ऊपर बहुत अच्छे पीडीएफ तैयार हो चुके हैं। उसका पहला चैप्टर है, कम से कम 7 से 8-9 टॉपिक्स रहेंगे और पूरी एनसीईआरटी है उसको कंपाइल किया गया है। ठीक है, अगर आपने ये पीडीएफ पढ़ लिए तो उसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं सेपरेटली, क्योंकि सबको मैंने एक साथ लेकर आने की कोशिश की है। जो लोग यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जो 2021 की है, 2022 की, उनके लिए अलग अलग कोर्सेज हैं, वो यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। आप इस नंबर पे 8317040152 पे कॉल कर सकते हैं। साथ में ये जो पीडीएफ है, ये टेलीग्राम, जो हमारा पीसीएस गुरुजी का टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको मिल जाएगा। आप जाके वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। जो ज्वाइंट है, पेड ग्रुप के मेंबर्स हैं, उनको ये उनके ग्रुप में मिल जाएगा। साथ में उनको हिंदी ट्रांसलेशन वाला मिल जाएगा। ये फिलहाल इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ है, इंग्लिश के साथ है, क्योंकि साइंस को मुझे लगता है कि इंग्लिश में पढ़ना चाहिए, इसलिए मैं ये लेकर आया हूँ। लेकिन जो लोग हिंदी वाले हैं उनको अलग से ट्रांसलेट करके मिल जाएगा चीजें। फिलहाल ये वीडियो के लिए आप इसको समझिए, कोशिश कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको हिंदी में बहुत आसान समझा सकूं। स्पीड थोड़ी तेज रहेगी क्योंकि पीडीएफ बहुत बड़ी है, लगभग 13 पन्ने की पीडीएफ है, तो फटाफट रहेगा। मैं चाहता हूँ उसको 1 घंटे में खत्म कर दूं उसके अंदर। ठीक है दोस्तों, आपने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में सुना होगा। उससे इलेक्ट्रिक करंट को समझने से पहले इलेक्ट्रिक चार्जेस को समझते हैं। पहले चार्जेस क्या होते हैं। देखिए, बचपन में जब हम लोग थे स्कूल में, तो क्या करते थे हम लोग कि अपने एक कंघी होती थी, और प्लास्टिक कंघी को हम लोग अपने सर पे, जिसमें थोड़ा बहुत तेल लगा होता था, रब करते थे, उसको ऐसे करते थे। और उसके बाद जो छोटे छोटे जो कागज के टुकड़े होते थे, हम उस टुकड़ों को कंघी से उठाने की कोशिश करते थे, और वो उठते भी थे, उड़ जाते थे। ठीक है, यहाँ तक कि जो गुब्बारा होता है, हम गुब्बारे को अगर हम अपने सर पर रब करें ऐसे करके, और उसके बाद हम दो गुब्बारों को रब करें और उनको आसपास लाने की कोशिश करें, तो जो गुब्बारे हैं वो दूर भागेंगे, अट्रैक्ट नहीं होंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे से करेंगे। ठीक है, या कोई ग्लास रॉड है, उसको ऊपर हम अगर सिल्क का कपड़ा कोई है, उसको ढंग से ऐसे रब कर दें, ठीक है, तो आप देखोगे कि उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक चार्जेस डेवलप हो जाएंगे। ये क्या होते हैं? ये चार्जेस होते हैं, स्टैटिक चार्जेस, मतलब रुके हुए चार्जेस हैं। इनका कोई मतलब नहीं है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव तरह से दो तरह चार्जेस होते हैं। तो जब भी हम दो चीजों को रब करते हैं, तो जब दो चीजें रब होती है, तो एक पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। जैसे आप सिल्क के कॉटन देख रहे हैं, जो सिल्क का कॉटन जो है वो ग्लास के ऊपर रब किया, तो जो ग्लास का जो रॉड था उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और सिल्क के कपड़े के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, ये चार्जेस है, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले इस चीज को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1752 में इस चीज को समझने की कोशिश की, जब उन्होंने देखा कि कपड़ों से स्पार्क निकलता है। कभी आपने सर्दियों में देखा है, स्वेटर पहना होगा, अचानक से आप स्वेटर को जब उतारते हैं तो उसमें स्पार्क निकलता है उसके अंदर। मैंने कई बार महसूस किया इस चीज को। तो वो क्या होता है? वो चार्जेस होते हैं। ठीक है, यही पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, जो स्टैटिक चार्जेस है, थोड़े से चार्ज मौसम की वजह से या एक दूसरे के रगड़ खाने की वजह से कुछ चार्जेस डेवलप आते हैं। या आपने कभी दरवाजा होता है, दरवाजे को आपने गर्मियों में या मौसम जब खराब होता है, ऐसा टाइम पे आपने देखा होगा कि स्टील का दरवाजा जैसे आप छूते हो तो अचानक से आपको झटका लगता है। ठीक है, वो क्या होता है कि स्टील के दरवाजे के ऊपर जो हैंडल होता है उसके ऊपर चार्जेस डेवलप हो गए। जैसे ही आपने उस पर हाथ लगाया, तो चार्जेस जो हैंडल के ऊपर थे वो आपके बॉडी में फ्लो कर गए, और आपको झटका सा लगा आपको वो। ठीक है, तो ये चार्जेस होते हैं इसमें। ये स्टैटिक चार्जेस होते हैं, यानी कि रुके हुए चार्जेस। स्टैटिक का मतलब रुके हुए चार्ज होते हैं, इसके अंदर कोई मूव नहीं करता। लेकिन जब ये चार्ज, ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज मूव कर जाए, एक दूसरे से मूव करें, तो ये बनते हैं इलेक्ट्रिक करंट बनते हैं। ये क्या बनते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। जो करंट हमारे जो लाइट वगैरह उसकी बात करते हैं, करंट, फ्लो ऑफ चार्जेस, ये चार्जेस फ्लो करते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं इनको हम। उसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। फ्लो ऑफ चार्जेस को हम करंट बोलते हैं। अगर आराम से एक जगह पर है तो स्टैटिक है, और मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अच्छा, जो इलेक्ट्रिक करंट है या चार्जेस हैं, वो कंडक्टर, जो मेटल कंडक्टर होते हैं, उसके माध्यम से करते हैं। 3 तरह के लोग, एक होता है कंडक्टर होता है, दूसरा होता है आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है कि एक ऐसे मेटल जिसके अंदर से चार्जेस फ्लो कर जाएं। और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ऐसे चीज जिसके ऊपर से चार्जेस फ्लो ना कर पाए, लकड़ी वकड़ी हो गई, चार्ज फ्लो नहीं करता है। कभी करंट लग जाए तो आप करंट से बचने के लिए लोग लकड़ी के स्टूल पे खड़े हो जाते हैं, या रबर का ग्लव्स पहन के तार को ठीक करते हैं, क्योंकि वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें से चार्ज फ्लो नहीं करता है। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज और समझने की कोशिश करते हैं कि आपने नाम सुना होगा अर्थिंग का, कि अर्थिंग होती है इसके अंदर। अर्थिंग क्या चीज होती है? देखिए,
अर्थिंग मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्जेस फ्रॉम ए चार्ज ऑब्जेक्ट टू अर्थ इज कॉल्ड। देखिए, अब मान लीजिए कि ये देखिए एक न्यूट्रल स्फीयर है, मतलब स्फीयर का मतलब है एक स्फीयर रखा हुआ है जो इसमें कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव नेगेटिव, एक गोला सा रखा हुआ है जिसके पास कोई चार्ज नहीं है। आप अपना एक नेगेटिवली चार्ज रॉड लेकर आए, मतलब वो रॉड जो है वो पहले से ही नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर था। जैसे ही आप उस स्फीयर के पास पहुंचे, आपने देखा कि जो रॉड था वो नेगेटिव का नेगेटिव था, लेकिन जो स्फीयर है वो पॉजिटिव हो गया। ये अपने आप प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। ये होता है, आप नेगेटिव लेकर आएंगे तो दूसरी उधर से वो अट्रैक्ट करने के लिए वो पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर देगा, ठीक है। अंदर जो उसके ऐसी क्रियाएं होंगी कि वहां पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएंगे। तो नेगेटिव चार्ज रॉड के रिस्पॉन्स में पॉजिटिव चार्ज आपका वहां पे क्रिएट हो गया स्फीयर के अंदर। अब उस स्फीयर में चार्ज है, अगर अब आप उस स्फीयर को एक वायर के माध्यम से जमीन पे लगा देंगे तो क्या होगा कि वो पूरा जो चार्ज है जो उसके स्फीयर के ऊपर था वो उस तार के माध्यम से जमीन में चला जाएगा, ठीक है, जमीन चला जाएगा। और इसे कहते हैं अर्थिंग। जैसे कि हमारे जो सॉकेट होता है, सर्किट जो हमारे बिजली के होते हैं उसमें अर्थिंग होती है। ये क्या होता है कि वैसे तो लेकिन इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट है अब, ठीक, लेकिन घर्षण के कारण या इलेक्ट्रिक करंट के मूव करने के कारण कुछ चार्जेस डेवलप हो जाते हैं, अनवांटेड कुछ चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। अब चूंकि वो चार्जेस डेवलप हो गए हैं तो उनको भी तो उनको दूर करना जरूरी है, नहीं तो उससे आपको करंट झटका लग सकता है। तो क्या होता है कि एक और वायर होती है जो सीधे उस सॉकेट्स होते हुए अर्थ में चले जाती है, जो ये सुनिश्चित करती है कि जो चार्जेस डेवलप हो रहे हैं वो अर्थ में चले जाएं। अगर अर्थ में नहीं जाएंगे तो आपको करंट लगने का मतलब एक खतरा बना रहेगा। इसे कहते हैं अर्थिंग कहते हैं। ये देखिए सर, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ कि यहाँ पे अर्थिंग थी, तो यहाँ पे घर का सॉकेट था, अब बिजली चल रही है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट चल रहा है, तो कुछ चार्जेस डेवलप हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अर्थिंग हो रखी थी, इस कारण से अगर बंदा को छू लेगा तो चार्ज नहीं लगेगा, झटका नहीं लगेगा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा चार्ज थे वो अर्थ में चले गए, ठीक है। लेकिन नीचे वाले देखिए कि वहां पर आप देखिए कि अर्थिंग नहीं हो रखी है और सॉकेट पूरा कंप्लीट हो रखा है, लेकिन जैसे ही वो कोई बंदा उसको छुएगा तो उसे करंट लगने का डर रहता है। अर्थिंग इज प्रोवाइडेड इन बिल्डिंग टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिकल शॉक्स ड्यू टू एनी लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक करंट मैंने बताया उससे कोई लीकेज हो रहा है, कुछ एक्स्ट्रा चार्ज आ गए हैं, तो उस कारण से आपको झटका ना लगे, इसलिए अर्थिंग की जाती है। इसके लिए अर्थिंग बहुत जरूरी होता है, लेकिन इससे झटका लग जाता है, अच्छा झटका लग जाता है, ठीक है। तो अर्थिंग होना बहुत जरूरी है, ये याद रखिएगा। अच्छा, any object that loses charges is said to be positively charged because it has an excess proton. An object that gains charges is said to be called negative charges. अब देखिए क्या, अब हमें पता है कि एटम है, एटम होता है, एटम के अंदर क्या क्या होता है, एक होता है इसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस में होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उसके इर्द गिर्द चक्कर काट रहे होते हैं। जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, उसमें होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जैसे आप देख रहे हैं नीले रंग का न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है, दोनों बराबर उसमें होते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चक्कर काट रहे होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होता है, और जो आपका प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता है। अब यहां देखिए कि इसके ऑर्बिट पे एक एक्स्ट्रा चार्ज है। अब ये मान लीजिए इस कोई एटम है, वो अपना एक कुछ जो इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा है, उस पे क्या होगा कि वो किसी को दे दे अपना इलेक्ट्रॉन, वो दे दे किसी दूसरे एटम को दे दे, अपने एक बॉन्डिंग लाने के लिए दूसरे इलेक्ट्रॉन को दे दे। तो अब चूंकि उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो उसके पास एक्स्ट्रा प्रोटॉन रह गया, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब चूंकि उसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो वो खुद क्या होगा, पॉजिटिव आयन हो जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा पॉजिटिव प्रोटॉन उसके पास है। मान लीजिए 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन थे पहले, और 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया गया, तो 6 प्रोटॉन है और 5 इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज है, तो वो जो आयन है वो पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन जिसने लिया होगा उसके बाद प्रोटॉन तो मान लो उसके पास 10 हैं और इलेक्ट्रॉन शुरुआत में 10 थे, लेकिन उसने एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो वो एक्स्ट्रा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के कारण से वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो जो एटम देता है वो पॉजिटिव होता है, जो लेता है वो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, इस चीज को लेकर। इसे हम कहते हैं पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन। जैसे कि नमक NaCl, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो तोड़ते हैं तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो सोडियम है अपना एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देता है, और क्लोरीन अपना एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेता है, तो लेने के कारण वो Cl नेगेटिव होता है और सोडियम जो Na है वो पॉजिटिव हो जाता है।
अच्छा, अब है लाइटनिंग। लाइटनिंग की बात करते हैं, बिजली कड़कती है। अब बिजली क्या होता है देखिए, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ थंडरस्टॉर्म, अब अंग्रेजी पढ़ रहा हूं, फटाफट समझते हैं। जब तूफान आता है, कोई थंडरस्टॉर्म आता है, तूफान आता है, द एयर करंट्स मूव अपवर्ड व्हाइल द वाटर ड्रॉपलेट्स मूव डाउनवर्ड, यानी कि जब तूफान आएगा तो जो हवा होती है वो ऊपर की तरफ मूव करेगी, और इस प्रोसेस में पानी, बरसात जो पानी है वो नीचे आएगा। क्या मतलब है देखिए, थोड़ा फोटोज देख के समझते हैं जिसमें आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ये देखिए, वैसे ज्योग्राफी का पोर्शन है लेकिन थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। साइक्लोन्स बनते हैं, ठीक है। हवा दो तरह की होती है, एक गर्म हवा, एक ठंडी हवा, ठीक है। जब ठंडी हवा और गर्म हवा दोनों आपस में टकराते हैं तो जो गर्म हवा होती है बेसिकली वो ठंडी हवा के नीचे आती है, और नहीं सॉरी, जब दो गर्म हवा और ठंडी हवा टकराते हैं तो जो गर्म हवा होती है वो हल्की सी ऊपर उठती है, उसकी प्रॉपर्टी होती है गर्म हवा ऊपर उठती है, ठीक है, और ठंडी हवा नीचे जाती है। इस कारण से क्या होता है, दोनों आपस में अर्थ की रोटेशन के कारण मूव करना शुरू कर देते हैं, गोल गोल घूमना शुरू कर देते हैं। इस फोटो में देख रहे हैं कि कूल जो ठंडी एयर है वो नीचे आ रही है और गर्म हवा ऊपर उठ रही है, और ये गोल गोल घूमना शुरू कर रहे हैं। इस कारण से क्या होगा कि दोनों के आपस इंटरेक्शन के कारण से ये पानी नीचे बरसात होना शुरू करती है, ठीक है। अब पानी तो हो रहा है, मतलब तूफान आ गया, वो तो होना शुरू हो गया, ठीक है ना। During the development of a thunderstorm, the air current moves upward while the water droplets move downward. These regular movement causes separation of charges. अब क्या होता है, ये इस कारण से कि हवा घूम रही है, गर्म हवा ऊपर जा रही है, ठंडा हवा नीचे आ रही है, पानी नीचे गिर रहा है, तो चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। चार्ज डेवलप का मतलब क्या होता है कि जब उठक पटक के कारण से कुछ चार्जेस डेवलप हो जाते हैं, ये बादल के ऊपर, कि बादल जो है ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, नीचे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इतनी ज्यादा जब उठक पटक होती है बादलों के अंदर तो चार्जेस डेवलप हो जाती है, रगड़ खाता है, फ्रिक्शन के कारण चार्जेस होते हैं, और ये ऊपर पॉजिटिव चार्ज, बादल के ऊपर हिस्से में पॉजिटिव चार्ज और बादल के नीचे हिस्से में नेगेटिव चार्ज होता है। अब क्या होता है, मान लो जब कोई पृथ्वी पर कोई पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा किसी भी कारण से, तो ये नेगेटिव चार्ज जो बादल पे इकट्ठे हुए हैं वो क्या करेंगे, वो अट्रैक्ट हो जाएंगे और सीधे जाके नीचे आ जाते हैं। तो बिजली गिरने का काम ये होता है कि बादलों पे नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन जैसे पृथ्वी पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, वो मिलता है, वो सारे के सारे चार्जेस जाके धम से जाके उससे मिल लेते हैं, और इसे हम कहते हैं बिजली गिरना, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझ के रखिएगा। तो इस करना क्या होता है, जब भी कभी आप ऐसा फंस जाएं कि बिजली गिर रही, लाइटनिंग हो रही, थंडरस्टॉर्म आ गया है, तो पहले काम तो देखिए करें कि किसी भी ऐसी जगह पर शरण ना लें जो बहुत कमजोर है, जैसे कि मान लो बादल हो, पेड़ हो गया, कोई लकड़ी का छोटा सा टेम्परेरी सा हो गया, या कोई झोपड़ी हो गई, ऐसी जगह पे बिल्कुल मत जाइएगा। जाना भी है तो कंक्रीट जैसे होते हैं घर, बड़े जो मजबूत कंक्रीट एसीसी सीमेंट वाले जो होते हैं, उन घरों पे जाके छुपने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अगर कभी मैदान में फंस जाए तो आप जमीन में बैठ जाइए, और अपने ऐसे जैसे फोटो देख रहे हैं वैसे बिल्कुल चुपचाप बैठ के अपने सरफेस एरिया को कम करके चुपचाप बैठ जाइए, और किसी भी ऑब्जेक्ट से दूर रहिएगा, क्योंकि बिजली जो गिरती है, मैं आपको दिखाता हूँ, बिजली जो गिरेगी वो जो भी कोई चीज सबसे ऊपर होगी उस पर गिरेगी। यानी कि जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, और तो इस पेड़ पे मान लो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, तो ये बिजली सीधे ऊपर बादल से नेगेटिव चार्ज होते हुए सीधे बादल पेड़ पे गिरेगी, और आप नीचे पेड़ के नीचे बैठे होगे और सीधे आके मर जाओगे, ठीक है। तो लोग जो मरते हैं वो यही करते हैं कि पेड़ के नीचे शरण ले लेते हैं। पेड़ पे तो वैसे ही पेड़ के ऊपर होगा, वहां पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और वो खुद ही अट्रैक्ट करेगा, और जब बिजली गिरेगी तो बचा भी नहीं पाएगा आपको वो। लेकिन जो कंक्रीट होता है, जो आप जो सीमेंट की बनी हुई छतें होती हैं, वो आपको बचा ले जाएंगी इसके अंदर, ठीक है। तो कभी भी जब आप कभी फंस जाओ ऐसा, तो आप ऐसे कोई चीज जो बहुत कमजोर है उससे दूर रखना है आपको अपने आप को, ठीक है। ये देखिए, आपने बिल्डिंगों के ऊपर कुछ स्पाइक्स देखे होंगे लिखे होते हैं, है ना। ये ऊपर बिल्डिंग ऊपर एक रॉड लगी होती है, वो क्या करती है, यही चीज, इसी चीज को करने के लिए, कि बिल्डिंग को बचाने के लिए। तो मान लो कि बिल्डिंग पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, तो इस जो स्पाइक निकली हुई है, त्रिशूल टाइप का निकला हुआ है, इसके ऊपर भी चार्ज होता है। तो अगर कोई बिजली गिरेगी तो सीधे जो है वो इस स्पाइक, पहले स्पाइक गिरेगी, क्योंकि स्पाइक जो है वो थोड़ी हाइट पे है, बिल्डिंग से हाइट पे है, तो बिल्डिंग में गिरने से पहले बगल वाले स्पाइक पे जाएगा, और चार्ज सीधे ये अपने अंदर सोखता जाएगा, और नीचे जाकर ये, क्योंकि धरती के अंदर इसने मेटल प्लेट लगाए रखी है, तो धरती के अंदर जाकर सोख लेगा अपने आप को, तो बिजली कभी गिरेगी नहीं इसके अंदर, ठीक है। इसलिए बिल्डिंगों में, बड़ी बिल्डिंगों के ऊपर साइड में रॉड निकली रहती है कि पूरी, अगर लाइट गिर भी रही है तो वो बिल्डिंग पे ना गिर के वो स्पाइक पे गिरे, और स्पाइक से होते हुए पूरा नीचे धरती में चला जाए, ठीक है। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक करंट, जैसे मैं कहा, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो फ्लो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ, देखिए
Electric current is expressed by the amount of charge flowing through a particular area in a unit time. In other words, it is the rate of flow of electric charges. SI unit of electric चार्ज की SI यूनिट कौन सी होती है, यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, वो होता है कूलम। कूलम होती है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, इसको भूल मत जाइएगा, जिसके ऊपर 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है, ठीक है, ये मैंने कि 1.6 × 10⁻19 कूलम के ऊपर। तो SI यूनिट क्या होगी इलेक्ट्रिक करंट की, इलेक्ट्रिक चार्ज की कूलम है, इलेक्ट्रिक चार्ज की कूलम है, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर है, इलेक्ट्रिक चार्ज की कूलम है, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर है। ध्यान रखिएगा क्या बोल रहे हैं। द इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय अ यूनिट कॉल्ड एम्पियर, नेम्ड आफ्टर फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रे मारी एम्पियर। तो एम्पियर जो थे साइंटिस्ट एंड्रे मारी एम्पियर थे, उनके नाम में इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट रखी गई है, जबकि इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट कौन सी होगी, वो है कूलम। इस बात को फर्क समझिए। अभी हमारे उस पर कितना करंट है या नहीं है, इस बात पर डिपेंड करता है। किसी इंस्ट्रूमेंट से ढूंढने तो वो इंस्ट्रूमेंट है एमीटर। एमीटर के माध्यम से हम इलेक्ट्रिक करंट को हम समझ पाते हैं सर्किट के अंदर, इलेक्ट्रिक करंट को, जैसे एमीटर, ये तीन सब सवाल आए हुए हैं, ठीक है, एग्जाम में। एमीटर के माध्यम से हम समझ पाते हैं। करंट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज, मैंने पहले कहा था, जो चार्जेस फ्लो करेंगे उसको हम करंट बोलते हैं। नाउ व्हेन इलेक्ट्रिक करंट्स वाज डिस्कवर्ड, इलेक्ट्रॉन्स वर ब्रॉट टू बी फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। इलेक्ट्रॉन्स वाज थॉट टू बी फ्लो ऑफ, जब शुरुआत में इलेक्ट्रिक करंट निकाला गया तो सोचा गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स वाज द थॉट टू बी फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। हाउ आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट वाज नोन द करंट इज द flow of electrons, but convention was not discarded and both the current were defined. Hence electric current is the flow of electron in a circuit. It is directed from negative terminal to positive terminal. क्या कह रहा है, सिंपल समझिए इस बात को। जो हमारा करंट होता है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। जैसे ही फोटो देखिए, डायरेक्शन ये नेगेटिव टर्मिनल से लेकर पॉजिटिव टर्मिनल, यानी कि नेगेटिव जो हमारा टर्मिनल होता है उससे निकल के पॉजिटिव को जाएगा। लेकिन जो कन्वेंशनल करंट है, यानी कि जो शुरुआत में रखा गया था, वो उल्टा होता है, वो फ्लो ऑफ प्रोटॉन होता है, वो जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव। तो आपको बस याद रखना है कि करंट जो होता है, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा करंट कहां से फ्लो करता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव से निकलता है वो पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन था भाई, वो इलेक्ट्रॉन वैसे ही नेगेटिव चार्ज होता है, तो उधर वो पॉजिटिव तरफ से जाएगा वो, ठीक है, नेगेटिव से। और एमीटर देखिए, इस तरह का एमीटर होता है जिससे हम एम्पियर करंट को नाप सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, अब देखिए, अब जैसे जो मान लिया आपके पास वायर है, कोई तार है, अब तार को आपने उस पर चार्जेस को लगा दिया, तो ऐसा तो नहीं है कि जो चार्ज है वो अपने फ्लो करना शुरू कर देगा एक जगह से दूसरी जगह, कि आपने वो वायर को टेढ़ा घुमा उल्टा कर दिया तो वो जिस तरह पानी है वो हाइट से नीचे तरफ चला जाता है, वैसे चार्ज भी बहेगा, ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है। पानी तो हाइट से लेकर नीचे, जैसे यहाँ पे देखिए कि ऊपर अगर हाइट पे होगा और ढलान में मिल जाएगी तो ढलान की तरफ मूव कर जाएगा, तो पानी से मूव कर, लेकिन जो चार्जेस होते हैं वो इस तरह मूव नहीं करते, ठीक है। उनको हमें थोड़ा सा एक पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ता है। पोटेंशियल डिफरेंस वो भी एक तरह से समझिए कि हाई पोटेंशियल डिफरेंस से लेकर लो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो हमेशा हाइट से लो की तरफ वो ही मूव करेगा, यानी चार्ज को फ्लो कराने के लिए, करंट को फ्लो कराने के लिए कि भाई एक जगह से दूसरी जगह जाएं, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। इसलिए हम बैटरी लगाते हैं, बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, यानी कि हाइट क्रिएट होती है। जिस तरह पानी हाई से ऊपर से नीचे गिरता है, इसी तरह हाई पोटेंशियल डिफरेंस से लो पोटेंशियल डिफरेंस आप चार्जेस फ्लो करते हैं, और हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, ठीक है। चार्जेस डू नॉट फ्लो इन अ कॉपर वायर बाय देमसेल्फ, जस्ट एज वाटर इज इन अ परफेक्टली हॉरिजॉन्टल ट्यूब डज नॉट फ्लो। For flow of charges in a conducting metallic wire, the electron moves only if there is a difference of electric pressure. Electric pressure का difference होगा, जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, तभी वो मूव करेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो चार्ज जो है वो करंट जो फ्लो नहीं करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम लोग बैटरी वगैरह लगाते हैं, जिस कारण से देखिए लगाते हैं, जिस कारण से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है और चार्ज जो है वो सर्किट में मूव करता है। द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल may be produced by battery consisting of one or more electric cells. The chemical action within the cell generates the potential difference. जो बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है उस कारण से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। इन पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने से क्या होता है, तो चार्जेस फ्लो कर जाते हैं, ठीक है। In order to maintain the current in a given circuit, the cell has to be expanded chemically. We define the electric potential difference between 2 points in an electric circuit carrying some current as the work done to move a unit charges from one point to another, ठीक है। अच्छा, अब पोटेंशियल डिफरेंस, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। हम कहते हैं ना कि कितने वोल्ट की चीज है, बैटरी है, तो ये है
आपका पोटेंशियल डिफरेंस आपको नापता है, यानी कि उसमें वो कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है कि इसमें से कितना करंट फ्लो कर पाएगा। ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर पाएगा तो उसमें ज्यादा करंट मूव कर पाएगा, कम पोटेंशियल डिफरेंस कर पाएगा तो कम करंट मूव कर पाएगा। तो इसकी ऐसा यूनिट किसकी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की है, वोल्ट है। याद रखिएगा, जो वोल्टा के नाम पे, अलेक्जेंड्रो वोल्टा के नाम पे ये रखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसी का। 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल बटे 1 कूलम, ये फॉर्मूला है। 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल बटे 1 कॉलम, 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल बटे 1 कॉलम। तो 1 वोल्ट है वो जूल पर कूलम के है। और इसको नापते कैसे हैं वोल्ट को, उसे वोल्टामीटर से नापते हैं। वोल्टामीटर, हमने जिस तरह से करंट को नापा था एमीटर से, इस तरह वोल्टामीटर से नापते इसको नापते हैं। अभी देखिए, ठीक है, वोल्टामीटर से पोटेंशियल डिफरेंस नापते हैं हम लोग। चलिए ओम्स लॉ की बात करते हैं। इन 1827 जो एक साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओम, फाउंडेड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट फ्लोइंग इन अ मेटालिक वायर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द। तो जो ओम थे, साइंटिस्ट साइमन ओम थे, उन्होंने एक रिलेशन निकाला जिसमें उन्होंने कहा कि जितना करंट फ्लो करेगा, जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसी रेशियो में आपका इलेक्ट्रिक करंट मूव करेगा। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। थोड़ा सा ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि ज्यादा साइंस लग रही है इसके अंदर, थोड़ा सा याद रखिएगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसमें से करंट इतना पास हो रहा है। जितना करंट पास होगा, ठीक है, उतना पोटेंशियल, उस हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, अगर आप ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा इसके अंदर उसी रेशियो में। तो V इक्वल टू V बटे R इक्वल टू कॉन्स्टेंट और V इक्वल टू IR। I जिसमें इलेक्ट्रिक करंट है, R जो है वो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस। ठीक है, यानी कि जो तार के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है, साथ में आप देखो ना करंट के साथ फ्लो कर रहा है, लेकिन उसके अंदर जो एटम्स हैं, पहले से इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रिक करंट को बहने से रोकते भी तो हैं रेजिस्टेंस का, तभी तो तार गर्म हो जाता है उस रेजिस्टेंस को रोकने के लिए। तो वो है रेजिस्टेंस, ये आर रेजिस्टेंस वो है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट इनटू, तो आप अगर आप इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराओगे तो रेजिस्टेंस भी आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर से। ठीक है, और इसको ऐसा यूनिट क्या है, ओम, ठीक है, ग्रीक वर्ड इस तरह से क्या आता है। ठीक है, ओम्स लॉ है, बाकी आप पढ़ लीजिएगा इसमें। रेजिस्टेंस, जैसे मैंने कहा कि रेजिस्टेंस जो है, कोई किसी तार से कोई करंट पास कर रहा है, अब करंट पास तो कर रहा है, लेकिन चूंकि पहले से ही वो जो मेटल का तार है उसको एटम से बना हुआ है, और एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सभी कुछ है, तो वो क्या करते हैं, वो जो करंट है फ्लो आ रहा है उनको रोकने की कोशिश करते हैं। तो इस चीज को बोलते हैं रेजिस्टेंस, रोकना। ठीक है, इसको कहते हैं रेजिस्टिव। और हर जो मेटल होगा उसकी अपनी रेजिस्टिविटी होगी, अपनी तरह से रोकेगा। कुछ ज्यादा रोकने की कोशिश करते हैं, कुछ हल्का रोकने की कोशिश करते हैं। तो हम ये जो ये रो है, रो से हम रेजिस्टिविटी को बताते हैं, ये रो है। तो एक फॉर्मूला आता है आर, यानी कि रेजिस्टेंस निकालने के लिए रो इक्वल टू एल बटे, याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, छोटा सा फॉर्मूला है जो काम आता है, आर इक्वल टू रो बटे एल बटे ए। इसमें अगर किसी चीज का रेजिस्टेंस निकालना है कि कितना रेजिस्टेंस है, तो रो जो रेजिस्टिविटी है वो तो हर मेटल की एक फिक्स होती है, और इनटू लेंथ, जितना लेंथ का है बटे क्रॉस सेक्शन एरिया, ये जो एरिया है, कितना मोटाई है, चौड़ाई है, क्या है। ठीक है, उसके हिसाब से हम एक किसी भी मेटल का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। और ये सब फॉर्मूले थोड़े लगते हैं, कभी कभी आप पूछ ले जाते हैं यार, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि बताओ अगर हम सरफेस एरिया बढ़ा देंगे, सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो क्या रहेगा, अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा देंगे तो क्या रेजिस्टेंस बढ़ेगा घटेगा, क्या हम लेंथ बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा, या रेजिस्टिविटी बढ़ा देंगे तो घटेगा बढ़ेगा। इस तरह के सवाल कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो फॉर्मूला को पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस इक्वल टू रो बटे एल बटे ए। ठीक है, कि एल बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ए बढ़ाएंगे, ए मोटा करेंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और रो बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए रेजिस्टर्स, ये एक रेजिस्टर है, आपने कैपेसिटर नाम सुना होगा, रेजिस्टर नाम, तो ये रेजिस्टर्स हैं। रेजिस्टर्स क्या कर रहे हैं, देखिए अब आपने बैटरी लगा दी और आपके पास ये एलईडी बल्ब है। अब भाई करंट तो बड़ा फ्लो कर रहा है, लेकिन करंट को कंट्रोल कैसे करोगे आप, उसके लिए आप एक रेजिस्टर लगाओगे। रेजिस्टर क्या करेगा, उस करंट के फ्लो को रोकेगा। ठीक है, वो करंट के फ्लो को रोकता है, थोड़ा इतना करता है कि जो दूसरा जो बल्ब लगा हुआ है वो उसको इतने करंट को झेल सके, इसलिए रेजिस्टर लगाया जाता है इसके अंदर। ठीक है, रेजिस्टर है ये। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पावर, पावर यानी कि बिजली की तो पावर होती है, ताकत। तो उसकी क्या फॉर्मूला क्या है, पावर इक्वल टू आपका वोल्टेज इनटू इलेक्ट्रिक करंट, पी इक्वल टू वोल्टेज इनटू इलेक्ट्रिक करंट, जो कि है पी
P इक्वल टू V इंटू आई। हमें पता है V के बारे में, V जो होता है वो IR के बराबर होता है, हमें निकाल चुके हैं। V इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू IR इलेक्ट्रिक करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो IR इंटू आई आई स्क्वायर आर, तो P इक्वल आई स्क्वायर आर या P इक्वल टू V स्क्वायर बटे आर। ठीक है, जो भी फॉर्मूला जितना जरूरत पड़े हम लोगों को निकालें। पावर की जो फॉर्मूला है वो है P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर इलेक्ट्रिक करंट का डबल इंटू रेजिस्टेंस, और इलेक्ट्रिक पावर का जो ऐसा यूनिट है वो वॉट में है। वॉट हम निकालते हैं कितने वॉट की चीज है, क्या है, तो ये इलेक्ट्रिक करंट इंटू आर वॉट, ये इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट है वॉट। इलेक्ट्रिक करंट की क्या है, एम्पियर। वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की है वोल्ट। ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रिक पावर कितनी है, वॉट। और हम कहते हैं मेगावाट और ये सब किलोवाट हो तो 1000 वॉट के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा अगर वॉट इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, यानी कि एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर। अगर एनर्जी हम निकालना होगा तो एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर इनटू टाइम। अगर पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एनर्जी निकल आएगी। 1 watt hour is the energy consumed when 1 watt of power is used। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अब क्या है, थोड़ा देखते हैं इसके अंदर। देखिए आप कोई पानी है, पानी के अंदर आपने दो टर्मिनल बनाए पानी के अंदर, जिस तरह के टर्मिनल आपने कैथोड क्या चीज होती है, 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए इसके अंदर आपने, और उस पर बैटरी लगा दिया आपने, करंट लगा दिया। ठीक है, तो क्या होगा पानी के अंदर से, जो पानी के अंदर से होगा, अब एक आपने जहां से पॉजिटिव टर्मिनल, जहां से पॉजिटिव लगाया था बांधा था, उसको वो एनोड कहलाएगा, और जहां से आपने नेगेटिव बैटरी का नेगेटिव किया था वो कैथोड कहलाएगा। तो जो जहां से नेगेटिव आपने कनेक्ट किया था जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर, वो हो जाएगा कैथोड नेगेटिव, और जहां पे आपने पॉजिटिव लगाया था वो हो जाएगा एनोड पॉजिटिव। ठीक है, अब आपने यहाँ से बिजली भेजना शुरू की, और ये बिजली भेजने शुरू क्या होगा, जो पानी है, पानी के अंदर से रिएक्शन होगा, पानी में रिएक्शन होता है, और आप देखोगे कि धीरे धीरे जो एनोड है, यानी कि जो पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है, उसके ऊपर ऑक्सीजन जो है वो निकलना शुरू हो जाएगी। वो ऑक्सीजन उस गैस को यहाँ पे निकलेगी, और जो नेगेटिव वाला था कैथोड था, उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस निकलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि पानी किससे बना होता है, H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो वो जब पानी में से H2O टूटेगा, H2O मतलब एटम कंपाउंड टूटेगा, तो ऑक्सीजन जो है वो चली जाएगी, वो नेगेटिव है, वो सीधे पॉजिटिव पे चली जाएगी। मैं दिखाता हूँ, फोटो में डाकर डालिए तो उसके अंदर। अब जैसे H2O है ना, इस्तेमाल ये समझ लीजिए, पानी टूटा, वैसे तो ये सल्फाइड से आने हैं, लेकिन समझ लीजिए जो कैथोड, हमें पता है कि कैथोड है वो नेगेटिव है, ये कैथोड है नेगेटिव है, और एनोड जो है वो पॉजिटिव होता है, टर्मिनल पॉजिटिव से। अब चूंकि H2O को हम डिवाइड करेंगे तो H आयंस प्लस O नेगेटिव, O2 नेगेटिव होता है, यानी कि ऑक्सीजन जो है नेगेटिव चार्ज होगा और हाइड्रोजन जो है पॉजिटिव चार्ज होगा। अब चूंकि ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है तो वो किस पे जाएगा, वो पॉजिटिव वाले डंडे पे जाएगा, यानी कि एनोड पे जाएगा, और जो कैथोड है वो नेगेटिव चार्ज है तो उस पर कौन आएगा, वो पॉजिटिव वाला चीज आएगी, यानी कि हाइड्रोजन आएगा। इसलिए हाइड्रोजन जो है वो कैथोड पे जाएगा, और जो कहाँ चला गया यार, इसलिए जो ऑक्सीजन है क्योंकि नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव वाले टर्मिनल की तरफ जाएगी, और जो हाइड्रोजन है वो पॉजिटिव, ऑलरेडी पॉजिटिव है, वो नेगेटिव वाले टर्मिनल जाएगा, यानी कैथोड पे जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपका सल्फ्यूरिक एसिड वाला भी है, H2SO4 वाला भी है, कि जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो कैथोड पे जाएंगे, और सल्फाइड जो नेगेटिव आयंस हैं वो एनोड पे जाएंगे। याद रखिएगा इस चीज का। ठीक है, गैस तो है तो हाइड्रोजन गैस वहां चल जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये बिल्कुल जो मैं बताया इस डायग्राम से देख लीजिएगा, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाया हुआ उसके अंदर, बहुत अच्छा तरीके से समझ लोगे, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। मैंने सब बात बता दी मैंने आपको। सेल की बात करते हैं, सेल। ठीक है, सेल जो होते हैं, जैसे बैटरी सेल होते हैं, वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हमारे उसके अंदर होते हैं। ठीक है, दोनों ही हैं पॉजिटिव में, तो इसको हम अगर एक तरफ से बांधते हैं तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से बंद गया, नेगेटिव तरफ से ये बंद गया। हमें पता है कि जो करंट है वो नेगेटिव से निकलते पॉजिटिव हो जाता है, और इस पूरे उसको हम कहते हैं पूरा सर्किट पूरा हो जाता है, नेगेटिव से निकलते हुए पॉजिटिव तरफ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, अच्छा अब कहते हैं कि कौन कौन सी जो इलेक्ट्रिक कौन कौन सी जो पानी है या लिक्विड है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, अब जैसे कि डिस्टिल्ड वाटर, यानी कि प्योर फॉर्म, पानी प्योर फॉर्म में है, तो क्या उसमें से बिजली फ्लो कर पाएगी?
नहीं फ्लो कर पाएगी, क्योंकि उसका प्योर फॉर्म है, कोई आयन नहीं है। आयंस ना होने के कारण से उस पर से बिजली फ्लो नहीं कर पाएगी। तो कभी ध्यान रखिएगा, अगर बहुत ही प्योर पानी है उस पर से बिजली नहीं ट्रेवल करेगी, वो बैड कंडक्टर हो जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा बहुत उसमें मिलावट है तो बिजली उसमें ट्रेवल कर ले जाएगी। इसी तरह से आपके जो ऑयल है या अल्कोहल है, वो उनमें भी आयंस नहीं होते हैं। आयंस क्या है, H पॉजिटिव O नेगेटिव वाले जो, ठीक है। आयंस आयंस नहीं होने के कारण से बिजली फ्लो नहीं करती। तो किसी भी तरह का तेल और अल्कोहल में से बिजली पास नहीं करती है, ठीक है। लेकिन अगर पानी में थोड़ी मिलावट वाला है तो उसमें से आपका पास करेगी। जैसे कि एसिडिक एसिड जो है उस पर थोड़ा सा आयंस रहते हैं, उसमें से पानी फ्लो करेगा। दूध में से पानी फ्लो करेगा, क्योंकि दूध के अंदर आपका लैक्टिक एसिड होता है, नमक होता है, वो कर जाएगा। नमक वाला जो आपका होगा पानी होगा, उसमें से बिजली पास कर जाएगी, क्योंकि वो आपको पता है सोडियम और क्लोराइड वाले आयंस होते हैं, उसमें से बिजली पास कर जाएगी इसके अंदर से, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जहां पर आयंस होंगे पॉजिटिव नेगेटिव वाले, वहां से बिजली क्रॉस करेगी। जहां पर आयंस नहीं होंगे वहां से बिजली क्रॉस नहीं कर पाएगी। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, देखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, सेम कॉन्सेप्ट यही है कि मान लीजिए कॉपर आपका कॉपर सल्फाइड है, ठीक है, और हमें कॉपर की प्लेटिंग करनी है, यानी कि किसी भी ऐसी चीज के ऊपर, लोहे के ऊपर हमें कॉपर की परत चढ़ानी है। जैसे ज्वेलरी की परत है कि सोने की परत चढ़ा दी, हमारे बर्तन होते हैं उस पर एक परत चढ़ जाती है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यानी कि एक चीज के ऊपर दूसरी परत चढ़ा दें। तो कैसे करेंगे, अब जैसे कि हमने सोल्यूशन लिया, अब हमें इस डंडे के ऊपर कॉपर की प्लेट चढ़ानी है, ठीक है। तो हमने सल्फ्यूरिक अपने कॉपर सल्फाइड लिया, CuSO4 लिया, ठीक है, और एक जिस पे डंडे पे चढ़ाना था वो तो रख लिया, एक दूसरा डंडा हो जाएगा। अब क्या किया, जो पॉजिटिव वाला हमारा होगा, जो एनोड होगा वो यहाँ पर होगा, और जो नेगेटिव वाला होगा कैथोड होगा वो यहाँ पे होगा, ठीक है। अब क्या होगा कि जब हम बिजली पास करेंगे तो जो कॉपर CO2+ होगा, कॉपर होगा, वहां से क्या होगा कि वो चीज निकलेगी और दूसरे वाले उस पर जाकर वो चिपक जाएगी आके, इसी मतलब, और एक तरह की परत चढ़ा दो, इसे कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग यहाँ पे हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है, उसके ऊपर चढ़ जाएगी। और इसके बड़े फायदे देखिए, आप क्या देखिए कि वॉच पे आपका चढ़ता है गोल्ड, जैसे गोल्ड प्लेटेड वॉच होती है तो गोल्ड इसी तरह चढ़ाया जाता है, या कोई कॉपर प्लेटेड मग है, ठीक है, कि अब भाई पूरा कॉपर का बनाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा, महंगा पड़ जाएगा, तो उस पर एक प्लेट चढ़ जाती है उसके ऊपर, इससे इजी पड़ जाता है। सिल्वर प्लेटिंग होती है, इस तरह की चीजें होती है, ये एग्जांपल्स हैं, इसे कहते हैं। तो किसी तरह से होंगे, एनोड और कैथोड के करके इस इलेक्ट्रिक पास करेंगे और वहां पे हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्यूज। हमारे घर में फ्यूज लगे होते हैं। फ्यूज क्यों लगे होते हैं, देखिए फ्यूज का मतलब क्या होता है कि भाई एक छोटी सी पतली सी वायर, आपने देखा वायर होती है जो लगी होती है, हमारे मेन सर्किट से लगी होती है। अब मान लो किसी, खुदा ना खास्ता है, कोई बहुत तेजी से इलेक्ट्रिक बिजली जो है आ जाए, किसी तरह से ज्यादा आ जाए। अब चूंकि हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम हैं, हमारे तारे हैं, वो उनको उनकी जो झेलने की कैपेसिटी है बिजली को, वो बहुत कम है। तो क्या होगा कि वो अगर बिजली आ गई, अंदर आ गई, घर के अंदर आ गई, तो क्या होगा कि सारे जो सॉकेट है, हमारे चार्जर, मोबाइल, सब उड़ जाएंगे। तो एक्स्ट्रा बिजली ना आए अंदर, जितनी जरूरत है उतनी ही आए, हम लोग एक एक वायर लगा देते हैं जिसको हम कहते हैं फ्यूज कहते हैं। जैसे ही एक्स्ट्रा बिजली आएगी, ये फ्यूज, ये तार टूट जाएगा, ये तार जो है ये टूट जाएगा, ये ठीक है। एक्स्ट्रा बिजली आएगी, जरूरत से ज्यादा बिजली आएगी, तार गर्म होकर टूट जाएगा। इतना पतला तार होता है, तो तार हमसे पतला लगाया था, बहुत मोटा तार मत लगाओ उसे, बहुत पतला तार लगाओ कि थोड़ी सी भी एक्स्ट्रा आएगी तो टूट जाएगा, लाइट चली जाएगी, फिर आपको ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं फ्यूज कहते हैं, फ्यूज, ठीक है। अब इस तरह के फ्यूज नहीं बनते हैं, अब इस तरह के बनते हैं, जिसका नाम है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ये क्या, तो नीचे गिर जाते हैं, MCB वाले होते हैं, MCB है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स हैं। जैसे ही बिजली, एक्स्ट्रा बिजली आएगी, ये नीचे गिर जाएंगे और ये और सॉकेट नीचे बंद हो जाएगा। इस तरह से आपका पूरा जो इलेक्ट्रिक चीजें हैं वो बच जाती हैं, टीवी, मोबाइल सब बच जाता है इसके अंदर। तो ये पूरा दोस्तों, ये पहला चैप्टर था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने फटाफट पढ़ा दिया है, क्योंकि देखिए मैंने कहा था कि PDF बहुत बड़ी रहेगी, मैं चाहता कि 2 घंटे का रहे, इसलिए मैंने इसको 40-45 मिनट में खत्म करने की कोशिश पूरी की है। उम्मीद करता हूँ आपको फटाफट समझ में आ गया होगा। ना आए तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। जो लोग फ्री वाले हैं, उनको PDF चाहिए, वो मैं आपको टेलीग्राम हमारे ग्रुप है, उसमें आकर देख सकते हैं, पीसेस गुरुजी वाला ढूंढ लीजिएगा। बाकी कोर्सेज अलग अलग चल रहे हैं, बहुत बेहतरीन कोर्सेज चल रहे हैं, आप उसमें को ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी कुछ समस्या है तो इसी नंबर पे मुझे कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।